व्हाट्सअप बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर यस सर और आई विश आप जहां पे भी होंगे बहुत ही मजे में होंगे। तो अब तक के हमारे सफर में आयनिक इक्विलिब्रियम के हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को पढ़ लिया था और आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। तो क्या है ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? जी हाँ, ओसवाल्ड साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने आर्हीनियस की थियरी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था। आर्हीनियस की थियरी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। अब आर्हीनियस की थियरी आप सबको पता है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H+ देता है और बेस क्या होता है? जो OH- आयन देता है और किसमें? एक्वस मीडियम में। ओके, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बताया कि जो एसिड है और बेस है उसका स्ट्रेंथ वैरी होता है जब हम उसका क्या करते हैं? डाइल्यूशन, और उसी बेसिस पे उन्होंने दिया डाइल्यूशन लॉ और जिसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। और मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको मैं कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। क्यों? जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हो तो अगर आप उसे एक्वस मीडियम में डालोगे, थोड़ा पानी लो या ज्यादा पानी लो, वो तो पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन डिसोसिएशन में चेंज किसके आता है? वीक के। याद रखिएगा, डिसोसिएशन में किसके चेंज आता है? वीक के। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन और आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो वो तो कम पानी में ही पूरा टूट गया था। जी हाँ, यहाँ पे डाइल्यूशन से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका सोल्यूशन आप उसके अंदर पानी डालोगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। जी ऑब्वियसली डाइल्यूट होगा, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिसोसिएशन ऑफ दी एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे या फिर बेस थे वो कम पानी या ज्यादा पानी में पूरे टूट गए थे, लेकिन जो वीक एसिड है और जो वीक बेस है उनका अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो उनका डिसोसिएशन बढ़ते जाता है। यही मैथमेटिकली ओसवाल्ड ने प्रूफ किया। मतलब इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाओगे, जो डिसोसिएशन है वीक एसिड और वीक बेस का वो बढ़ते जाएगा। तो कैसे प्रूफ किया वही देखते हैं। ठीक है, तो इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। ये देखिए, ये हो गया H+ प्लस A-। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि पूरे चैप्टर में जो वीक एसिड है उसे हम HA से रिप्रेजेंट करेंगे। HA मतलब H+ और A स्टैंड्स फॉर एसिड या फिर A- बनता है। और ये सब कुछ किस में होता है? ये सब कुछ होता है एक्वस मीडियम में। जी हाँ, पानी में। क्यों? ओसवाल्ड ने तो आर्हीनियस के ही थियरी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया ना, तो सब कुछ किस में हो रहा है? पानी में हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में T = 0 पे एसिड का 1 मोल लिया था। एसिड का कितना लिया था? 1 मोल लिया था। तो ये कितना होगा? H+ और A-। इसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 0 होंगे। अरे सर, यहाँ पे 0 मोल्स क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि टाइम जो है वो अभी 0 है। मतलब डिसोसिएशन एसिड का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, और स्टार्ट नहीं हुआ तो H+ नहीं बनेगा और A- नहीं बनेगा। अब मान लीजिए T = इक्विलिब्रियम पे 1 मोल थे। ओके, तो जिसका 1 मोल होता है उसका 1 अल्फा टूटता है, तो 1 - 1 अल्फा। सर यहाँ पे अल्फा क्या है? तो देखिए, अल्फा = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। ये अल्फा है। कितने डिसोसिएट हुए और कितने आपने लिए थे। तो मान लीजिए मैंने 1 मोल लिया था, तो क्या पूरा 1 मोल डिसोसिएट होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। और मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। ओके, ऐसे अप्लाई तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्हीनियस की थियरी को इन्होंने क्या किया था? एक्सप्रेस किया था मैथमेटिकल फॉर्म में। तो आर्हीनियस वाला फंडा ही यूज करेंगे। तो 1 - 1 अल्फा हुआ, मतलब 1 मोल लिया था तो उसका 1 अल्फा टूटा। मतलब ऐसे सोचिए कि जिसी का 1 मोल लोगे उसका 1 अल्फा टूटेगा, जिसका 2 लोगे उसका क्या होगा? -2 अल्फा, जिसका 3 लोगे उसका क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। तो n ले लोगे तो क्या आ जाएगा? n अल्फा। ऐसे।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 लिया तो 1 माइनस 1 अल्फा, और ये कितना बन जाएगा 1 अल्फा, और ये भी 1 अल्फा। आ रहा है समझ में? चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैं एक दो और एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, बट पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। तो अगर आपने 1 मोल लिया है, मान लीजिए 1 मोल लिया है, और उसमें से सिर्फ 0.2 मोल डिसोसिएट हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ 0.2 मोल, तो ऊपर आएगा 0.2 और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0.2। अल्फा कितना हो जाएगा 0.2। तो मान लीजिए अगर आप उसका 2 मोल लेते हो तो 2 मोल लोगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, मतलब 1 मोल में से 0.2 डिसोसिएट हो रहा था, तो 2 में से कितना हो जाएगा 0.4। कैसे? 2 इंटू अल्फा किया ना आपने, अल्फा कितना था 0.2, तो 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 0.4 आ जाएगा। 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4। तो यही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक दो एक्सप्रेशन लिखता हूं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है उनको मेन ये लिखते वक्त काफी तकलीफ होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है आयनिक इक्विलिब्रियम का। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यही एक्सप्रेशन है HA गैस H प्लस प्लस A माइनस, मान लीजिए इसके 2 मोल ले लिया आपने, इसके क्या लिख दिए 2 मोल, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा। 2 माइनस 2 अल्फा, तो ये भी कितना बनेगा 2 अल्फा, ये भी कितना बनेगा 2 अल्फा, क्योंकि यहां से टूट कितना रहा है 2 अल्फा, तो वो जो टूटेगा वही ये भी बनेगा ना। आ रहा है समझ में? जब टूटेगा तो भी यही बनेगा। आ रहा है समझ में? आपने 11th में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो आपने ये सीखा होगा। बाकी t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 0 होंगे, t इज इक्वल टू भी 0 पे, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 2 था, बट ये 0 0 थे, और जैसे ही t इक्विलिब्रियम आया तो 2 में से कितने कम हो गए 2 अल्फा, तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा, और ये भी कितना बनेगा 2 अल्फा। मान लीजिए अल्फा 0.2 है, तो क्या लिखोगे 2 माइनस 2 इंटू 0.2। ओके, तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 0.2, तो ये भी कितना बनेगा 2 इंटू 0.2, ये भी इतना ही बनेगा। तो 2 इंटू 0.2 मतलब कितना 0.4, तो 2 में से 0.4 गए तो कितना आ गया 1.6। 1.6 अनडिसोसिएटेड जो बचा हुआ है, और ये क्या आ जाएगा 0.4, और ये भी क्या आ जाएगा 0.4। अगर ये 3 होता तो क्या लिखते 3 माइनस 3 अल्फा, और ये बनता 3 अल्फा, और ये बन जाता 3 अल्फा, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है। हाँ समझ में? और फिर अल्फा का मोल से क्या रिलेशन होता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। आ रहा है समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं। अब आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि सर H प्लस का कोएफिशिएंट 1 था और A माइनस का भी कोएफिशिएंट 1 था, इसीलिए आपने दो ले लिया, वो तो समझ में आया नीचे, लेकिन सर अगर वहां पे कोएफिशिएंट कुछ अलग होगा तो, वहां पे अगर कोएफिशिएंट कुछ अलग होगा सर, तो फिर वो केस में क्या करेंगे? तो जी हाँ, वैसे केसेस हमारे स्टेट बोर्ड में नहीं है, एंट्रेंस में है, और जैसे ही वो आएंगे मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो फिलहाल के लिए आपने देखा इक्विलिब्रियम पे इसका कितना बच गया 1 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ है, और ये आयंस के फॉर्म में है। 1 अल्फा मतलब सिंपली अल्फा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स का है, ही नंबर ऑफ मोल्स है, और इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखते बबुआ, क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो इसका क्या लिखना होगा कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन को लिखने के लिए आप क्या करोगे 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वी, अल्फा डिवाइड बाय वी, अल्फा डिवाइड बाय वी। तो बेसिकली ये क्या है मोल्स ही तो है। क्या है ये मोल्स, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। अब इस रिएक्शन के लिए हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं, और ये एसिड है तो वीक एसिड के लिए क्या बोलते हैं हम कांस्टेंट, वीक एसिड के लिए कांस्टेंट को क्या बोलते हैं जी हाँ Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा ये Ka इज इक्वल टू, तो देखिए जो प्रोडक्ट है ये न्यूमरेटर में आएगा, तो यहाँ पे आ गया H प्लस और यहाँ पे ये A माइनस। आया समझ में? और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है इनका एक्टिव मास, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या आ जाएगा HA। अब हम सबको पता है कि ये Ka की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर, बाकी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसको तो कॉन्सेंट्रेशन से कुछ फर्क होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम का वो लिख देंगे, तो 1 माइनस अल्फा बाई वी और अल्फा बाई वी। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी
डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी। ओके, तो ये एक वी से एक वी चला गया, आया समझ में? तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी इज इक्वल टू के ए। ये देखिए, ये आ रहा है समझ में? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट having alpha value, having alpha value less than 5%, 5% मतलब क्या, लेस देन 0.05। ओके, ऐसा ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका जो अल्फा है वो 0.05 से अगर कम है, या अल्फा अगर 0.05 से कम है, तो सिंपली आप 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने अल्फा को 1 के सामने निग्लेक्ट कर दिया, मैंने अल्फा को 1 के सामने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। और क्यों निग्लेक्ट किया मेरे भाई, क्योंकि अल्फा जो है वो बहुत छोटा है। मान लो आपका जो पिगी बैंक है उसके अंदर 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के चिल्लर है। सर रुपए बोल रहे हो चिल्लर बोल रहे हो, कंफर्म करो। चलो मान लो 10,000 सिक्के हैं, एक एक रुपए के, और उसमें से मैंने एक सिक्का निकाल लिया, क्या आपको पता चलेगा? जी बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से अल्फा को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं जब उसकी वैल्यू 0.05 से कम हो। ओके, अब थोड़ा एंट्रेंस वाला बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। अगर इससे वैल्यू ज्यादा हो गई तब तो आप इसे निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, और तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे? ये 1 माइनस अल्फा इंटू वी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये स्क्वायर है। आ रहा है समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। याद आया कुछ? वो करना पड़ेगा। तो वो तो फिलहाल नहीं, स्टेट बोर्ड में इतना डिटेल में वो नहीं पूछते, बट याद रखना जो आपकी अल्फा की वैल्यू है वो इससे कम होनी चाहिए, तभी आप इसको निग्लेक्ट कर पाओगे। तो चलिए अभी यहां से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ये हिस्सा मैं मिटा देता हूं। ओके सर, ये तो बहुत ही डेंजरस चीज है सर, ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया तो अब तो हमारी बैंड बच जाएगी। हाँ बैंड बच जाएगी, आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा, आप ढूंढते रह जाओगे ऑप्शन, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने अगर वैल्यू दे दी 6% या 7%, तब आप अगर आपने निग्लेक्ट कर दिया तब तो आप गए। इससे कम के लिए मतलब 0.04 होगा, 0.03 होगा, तब आप अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हो। तो अब ये मान लो मैं ले लेता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका वैल्यू क्या है, लेस देन 0.05 है अल्फा का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन वी। सर ऊपर वाले को भी निग्लेक्ट कर दो। अरे ऐसा नहीं यार, ऊपर वाले को निग्लेक्ट करेंगे तब तो इक्वेशन की बैंड बच जाएगी, वैसा नहीं करना। तो ये क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखिए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वी। ये देखिए ना, ये वी इधर चला गया बराबर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में। अब जरा ध्यान से सुनना, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वी। तो मैं क्या अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू वी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। इसको कॉन्सेंट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी सिंबल आ गया, तो मैं अल्फा ऐसे लिख लेता हूँ। मान लीजिए ये अल्फा हो गया, ए की चुंडी, ये ए हो गया और ये उसकी चुंडी हो गई, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ओके, मतलब क्या, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप पानी डालते जाओ तो एक ऐसा टाइम आएगा जब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अल्फा का वैल्यू 1 मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाएगा मेरे दोस्त। आ रहा है समझ में? ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा। और जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा कोलरॉस लॉ के पहले वाला कंसेप्ट, तब आप ऐसे मत बोलना अरे ये तो पढ़ा नहीं था, गड़बड़ है कुछ। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा आपके साथ, आपको बता दिया गया है। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया तो फिर आप क्या बोलोगे, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिए,
यहीं से मैं कुछ और रिलेशन भी निकालता हूँ. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो मान लीजिए मैंने n इज इक्वल टू 1 मोल रख लिया. ओके, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन v. इसको सब्स्टिट्यूट करो इधर. आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज इक्वल टू 2 मोल. तो फिर 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो आपको फिर इक्वेशन क्या मिल जाएगा? k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c. और अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ka बाय c. तो वापस अल्फा, देखिए वापस गड़बड़ी हो रही है. अब k वापस क्या है? कांस्टेंट है. k वापस कांस्टेंट है. तो मैं रिलेशन बताना चाहता हूं, तो अल्फा को फिर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं. अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ ka बाय c. अल्फा इज इक्वल टू, या फिर अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा अल्फा की वैल्यू उतनी कम होगी. जी हाँ, यहाँ पे भी वही बात हुई थी. वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा अल्फा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. और हमको पता है अल्फा की वैल्यू कैन नेवर बी मोर देन 1. क्यों क्यों क्यों? अल्फा मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन. तो जितना लिया उससे ज्यादा थोड़ी टूट जाएगा. आपने 5 मोल लिया तो 10 मोल थोड़ी टूट जाएगा, 5 ही मोल पूरा टूटेगा ना, इसीलिए. तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? कि जैसे 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 हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ते जाती है. एकदम फेंटाब्लास्टिक फैंटास्टिक सीख गए आप. आई होप आपको समझ में आ गया है. तो जरा फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. जल्दी 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 नोट कीजिए. चलिए इसे मैं मिटा देता हूं. अब दूसरी बात आती है कि सर बेस के लिए कैसे करेंगे? तो बेस का भी ऐसे ही आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे बोल दिया कि अब हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे. तो आपको 2 फॉर्मूले मिल गए आज के एपिसोड से. पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी. दूसरा क्या था? Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी. ये दोनों याद रखिएगा, और ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा. Ka और Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू, ये भी बहुत जरूरी है. ओके, और ये कब यूज होगा? जब जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 होगी. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. आई होप आपको समझ में आ गया. सब कुछ बेस के लिए भी वैसे ही होगा. चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब क्या? चलिए तो उसके लिए मैं ले लेता हूं वाटर मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन. तो ये H2O है और ये भी H2O है. और आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है. व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक नेचर? जो कि एसिड जैसा भी बिहेव कर सकता है, बेस जैसा भी बिहेव कर सकता है. मतलब अगर ये H प्लस दे तो ये H प्लस ले सकता है, ये H प्लस दे तो ये H प्लस ले सकता है. तो इसका भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो ये हो जाएगा H3O प्लस, क्योंकि इसने H प्लस इसको दिया. ओके, ऐसे ले लो, इसने H प्लस, यहां से H प्लस इसको मिला, तो ये क्या हो जाएगा? OH माइनस. आया समझ में? अब जरा देखो, ध्यान से देखना. यहाँ पे भी जो डिसोसिएशन हुआ है बहुत कम हुआ है, इसीलिए इक्विलिब्रियम का सिंबल है. अब यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं? कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन. अरे हाँ सर, बढ़िया. तो यहाँ पे मैं Ki लिख देता हूँ और फिर इधर क्या लिखूंगा? H3O प्लस अपॉन H2O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू H2O. तो सिंपली आप इसको पावर 2 भी कर सकते हो. यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है.
क्यों क्यों? क्योंकि ये तो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। ओके, और प्योर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। सर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? जनरली आपने कॉन्सेंट्रेशन क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे तो सोल्यूट भी यही है, सॉल्वेंट भी यही है। ओके, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 1 ड्रम पानी, अगर उसमें से आप 1 ग्लास पानी निकाल लोगे तो क्या 1 ड्रम पानी की डेंसिटी चेंज हो जाएगी? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर चेंज हो जाएगी सर, क्यों? पता है, आपने उसमें से मास निकाल लिया ना सर। सर मास निकाल लिया तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कम हो गया सर, डेंसिटी कम हो जाएगा। बेटा जब आपने 1 ग्लास पानी निकाला, मास कम हुआ, साथ ही साथ वॉल्यूम भी तो कम हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं समझता तो मैं ऐसे बताता हूँ कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया था ना, वो बहुत कम टूटता है, बहुत कम टूटता है। मैं आपको बता दूं, 2 वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ टूटते हैं 10 टू द पावर 9 वाटर मॉलिक्यूल में से, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। आउट ऑफ 10 टू द पावर 9 वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ 2 टूटते हैं। 10 टू द पावर 9 सर कितना होता है सर? सर मुझे तो सोच के भी टेंशन आ रहा है, कितना कम टूटता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि H2O का ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ K डैश, और इस K डैश को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो KI इंटू K डैश इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। अब किसी किसी किताबों में आप H3O प्लस को क्या देखोगे, H प्लस भी देख सकते हो, तो कोई ऐसे गलत नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KW इज इक्वल टू H3O प्लस और ये OH माइनस। हाँ समझ में ये, ओके। KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, अगर आप पानी का KW, सर KW क्या होता है? जी हाँ, इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आप कह सकते हो, ये है। और इसकी वैल्यू 298 केल्विन पे फिक्स होती है, एंड दैट्स कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -14। अब ये कैसे आया, तो जरा ध्यान से सुनिए। जब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है मेरे भाई, तो एक H प्लस बनता है और एक OH माइनस बनता है। एक H2O टूटा तो एक H प्लस बनेगा और एक OH माइनस बनेगा, हाँ या ना? तो एक्सपेरिमेंटली H प्लस या फिर OH माइनस किसी एक की वैल्यू पता चल गई, कितनी थी वो? 10 टू द पावर -7। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -14। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये सब कुछ कब? जब टेम्परेचर 298 केल्विन है। अगर आपने टेम्परेचर को 298 केल्विन से ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर को 298 केल्विन से ज्यादा कर दिया, तो और वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे। सर आपको कैसे पता? तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड के वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं और पार्टिकल दूर जाने लगते हैं, मतलब सिंपल, जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, तो और टूटेगा। इसका मतलब क्या? तो फिर वाटर की वैल्यू 10 टू द पावर -14 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। मतलब कैसे आ जाएगी, 10 टू द पावर -12 या फिर 10 टू द पावर -11। तो आप एक चीज सीख जाना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का डिसोसिएशन भी बढ़ते जाएगा और ये KW की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो KW क्या हो जाएगा, कम। आया आपको समझ में? एकदम अच्छे से समझ में आया। तो ये KW की जो वैल्यू है ना, 298 केल्विन टेम्परेचर पे 10 टू द पावर -14, इसी को लेके हमारा पीएच स्केल बनता है, इसी को लेके हमारा पीएच स्केल बनता है, जिसमें पीएच कितना आता है, 14। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -12 या फिर 10 टू द पावर -10। वो तो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो पीएच स्केल भी आपकी चेंज हो जाएगी, फिर वो 12 तक ही रहेगी, फिर वो 10 तक ही रहेगी। लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी डील एट रूम टेम्परेचर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, आप इसकी नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।